नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अब दूर हो जाएगी ऑक्सीजन की समस्या, पीएम मोदी ने किया बड़ा ऐलान। देश में बनेंगे 551 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट। दिल्ली में एक हफ्ते के लिए बढ़ा लॉकडाउन, केजरीवाल हुए फेल, 37% तक पहुंचा पॉजिटिविटी रेट। पीएम योगी आदित्यनाथ फेक न्यूज से नाराज, कहा यूपी में ऑक्सीजन, बेड और दवाओं की किल्लत नहीं, रची जा रही है साजिश। 7वें चरण में 36 सीटों पर होगा मुकाबला, 40% मुस्लिम आबादी होगी निर्णायक। भारत में कोरोना की स्थिति पर अमेरिका का यू टर्न, एक दिन बाद कहा अमेरिका हर मदद के लिए है तैयार। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। देश में ऑक्सीजन की समस्या को दूर करने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा फैसला लिया है। पीएम मोदी ने आज कहा कि पीएम केयर फंड की मदद से पूरे देश में 551 मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाए जाएंगे। ये प्लांट सार्वजनिक अस्पतालों में लगाए जाएंगे। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि ये प्लांट जल्द से जल्द लगाए जाएं। इन प्लांट्स के ऑपरेशनल हो जाने से जिला स्तर पर ऑक्सीजन की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। भारत में कुल 718 जिला हैं और 1003 जिला अस्पताल हैं। इस हिसाब से 2 जिला अस्पताल पर एक ऑक्सीजन प्लांट होगा। इससे ऑक्सीजन की कमी का परमानेंट इलाज हो जाएगा। डॉक्टर साहब, ये फैसला पहले क्यों नहीं लिया गया? देखिए, ये फैसला बहुत पहले लिया जाना चाहिए था। इसमें कोई शक नहीं कि आज जो ऑक्सीजन की कमी पूरे देश में है, उसके लिए सारे लोग जिम्मेदार हैं। इसमें केंद्र सरकार भी जिम्मेदार है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स भी जिम्मेदार हैं, वो तमाम लोग भी जिम्मेदार हैं जिनके कंधों पर कोरोना से लड़ने की जिम्मेदारी थी। अब देर आए लेकिन दुरुस्त आए। अब ये जो ऑक्सीजन प्लांट्स बन जाने की वजह से आने वाले जो वेव्स होंगे, क्योंकि अभी ये कोरोना का खतरा खत्म हुआ नहीं है, ये सेकेंड वेव है। बताया ये जा रहा है कि 3rd और 4th वेव भी इसका आएगा। ये कितना आएगा, कितनी इसकी जो है महामारी का वो रूप कितना विकराल होगा, ये कोई नहीं जानता। और यही जो जिस दुश्मन से पूरी दुनिया लड़ रही है, वो उसके बारे में जानकारी नहीं थी। इस वजह से आज ये स्थिति पैदा हुई है। पहले वेव में हमने देखा कि किस तरीके से सब कुछ कंट्रोल हो गया। लोगों को लगा कि सेकेंड वेव आएगा, वो पहले वाले से कमज़ोर होगा। लेकिन हुआ ये कि आज जिस स्पीड से कोरोना बढ़ रहा है, लोगों की मौत हो रही है, वो पिछले जो फर्स्ट फेज जो पिछले साल हम लोगों ने देखा था, उससे 30 से 40% ज़्यादा है। अब ऐसी स्थिति को आकलन में नहीं लेना, ये सरकार की एक बहुत बड़ी भूल हो गई। खैर, अब ऑक्सीजन को लेकर के 2-3 दिन में स्थिति सुधरेगी। वैसे मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान में सारे पेशेंट्स को कैटर करने के लिए जितने ऑक्सीजन चाहिए उसकी पैदावार तो होती है, लेकिन उसे हॉस्पिटल तक कैसे पहुंचाया जाए, इसकी व्यवस्था नहीं है। ऑक्सीजन की कमी पहुंचाने में ट्रांसपोर्टेशन की वजह से है। और अब जब प्रधानमंत्री ने यह फैसला लिया है कि हर हॉस्पिटल के पास ही इस तरह के प्लांट्स लगाए जाएंगे, ऑक्सीजन प्लांट, तो इससे पूरी तरीके से आगे आने वाले समय में भी हम ऑक्सीजन की वजह से जो लोगों को खो रहे हैं वो नहीं होगा। एक तरफ प्रधानमंत्री देश को कोरोना से निजात कराने के लिए अहम फैसले ले रहे हैं, वहीं केजरीवाल एक छोटे से राज्य की स्थिति सुधारने में फेल हो गए हैं। केजरीवाल ने फिर से यू टर्न लेते हुए दिल्ली में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। अब अगले सोमवार यानी 3 मई तक दिल्ली में लॉकडाउन होगा। केजरीवाल ने लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाते हुए कहा कि दिल्ली में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, इसको देखते हुए लॉकडाउन लगाना बेहद जरूरी है, इसीलिए इसकी अवधि 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाई जा रही है। डॉक्टर साहब, इस लॉकडाउन से क्या दिल्ली की स्थिति कंट्रोल हो पाएगी? देखिए, अभी जो दिल्ली के हालात है वो बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। लोगों के पास दवाई नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, बेड्स नहीं हैं, और इन सब की जो जिम्मेदारी वो मुख्यमंत्री के कंधे पे है। लेकिन इस मुख्यमंत्री का क्या किया जाए?
ये इस मौके पे भी राजनीति कर रहा है। ये जिसको कह सकता है कि मानसिक रोगी किस्म का शख्स है ये केजरीवाल। इतने दिनों से वो लगातार प्रचार प्रसार कर रहा है, कितने मतलब सैकड़ों करोड़ रुपए इसने प्रचार में झोंक दिए, लेकिन इससे व्यवस्था नहीं की गई। 3 सप्ताह पहले वो ये कह रहा था कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बेड्स की कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। और आज की स्थिति ये है कि हर चीज के लिए ये दूसरे को दोष मढ़ने में सबसे आगे चल रहा है। काम करने की कोई कला नहीं है इसके पास, इच्छा भी नहीं है। इसकी सिर्फ मंशा ये है कि वो कोरोना के नाम पे राजनीति करे, और जिस हिसाब से वो प्रचार प्रसार के अभियान में जुटा हुआ है और लोगों को मरता हुआ उसने छोड़ दिया है, इससे तो लग रहा है कि जो भी बातें वो कहता है टेलीविज़न पे आके, वो सब के सब झूठ है। दरअसल जिस तरह की स्थिति केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर पैदा की है, उसे संभालने में कम से कम 1 महीने लगेंगे, और तब तक ये केजरीवाल लोगों की मदद करने आगे नहीं बल्कि ये राजनीति करता रहेगा। यही लक्षण दिखाई दे रहे हैं और यही दिल्ली का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जी डॉक्टर साहब, एक तरफ केजरीवाल नाटक कर रहे हैं, मीडिया में प्रचार कर चेहरा चमका रहे हैं, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो खुद कोरोना से ग्रसित हैं, उनका हौसला बेहद बुलंद है और वो लगातार 16 से 18 घंटे अब भी काम कर रहे हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित होने के कारण होम आइसोलेशन में रहकर कोविड प्रबंधन संभाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार की लहर पिछली बार की तुलना में लगभग 30 गुना अधिक संक्रामक है। सरकार की तैयारी पहले से बेहतर है। उन्होंने साफ साफ चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया और मीडिया उत्तर प्रदेश को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि बेड, ऑक्सीजन और दवाई की कमी है। उन्होंने कहा कि यूपी में ऐसी स्थिति नहीं है, हर प्रबंध किए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये बात तो सच है कि अफवाह गैंग अपना काम कर रहा है, सोशल मीडिया पर झूठी झूठी खबरें फैला रहा है और पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, ये गिद्धों वाली मानसिकता के साथ विपक्ष हिंदुस्तान में राजनीति कर रहा है। अब आपको मैं बताऊं कि कई सारी खबरें झूठी पाई गई। एक तो आपने सबसे पहले हल्ला कर दिया, भाई एम्स में ऑक्सीजन नहीं है, वहां पे लोग नए मरीजों को लिया नहीं जा रहा। बाद में पता चला कि ये फेक न्यूज़ था। बीच में खबर आई कि भाई गंगाराम हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो गई और ऑक्सीजन की कमी की वजह से 25 लोगों की मौत भी हो गई। अब देखिए, बरखा दत्त आज उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें इन सब चीज़ों का मेंशन उसने किया, जबकि ये बात को गंगाराम हॉस्पिटल की तरफ से खंडन इसका आ चुका है। वो बता चुके हैं कि 25 लोगों की मौत हुई है, लेकिन उसकी वजह ऑक्सीजन की कमी नहीं है। माने ऐसा तो नहीं है कि अभी सिर्फ कोरोना बीमारी है और बाकी कोई बीमारी आदमी को, इंसान को लग ही नहीं रही, उसकी वजह से किसी दूसरे वजह से किसी की मौत नहीं हो रही है। तो गंगाराम हॉस्पिटल की तरफ से भी इस तरह की खबरें आ गई कि नहीं ये ऑक्सीजन की वजह से नहीं हुई है, इसमें और भी बहुत सारे उस तरह के मरीज हैं और ऑक्सीजन की वजह से तो कतई किसी की मौत नहीं हुई है। अब आप करना क्या चाह रहे हो? आप उठ के चले गए, भाई लखनऊ में ये हो रहा है, लखनऊ में वो हो रहा है। तो आदित्यनाथ बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक साजिश विपक्ष की तरफ से रचा जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये भी हकीकत है कि हर जगह मरीजों को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही है। दोनों ही बात जो है अपनी जगह पे है, लेकिन आप किसी चीज़ को उसकी इंटेंशन से आप नापेंगे कि कौन आदमी किस इंटेंशन से किस तरह की खबरें फैला रहा है। एक तरफ सरकार है जो ऑनेस्ट होकर के एक सुचारू ढंग से किस तरीके से इसका प्रबंधन किया जाए उसमें जुटी हुई है, तो उनका इंटेंशन एक अलग है। और एक दूसरी तरफ ये गिद्ध लोग बैठे हुए हैं जिनका इंटेंशन लोगों में पैनिक क्रिएट करना है, अफवाह फैलाना है कि ताकि लोगों के अंदर इस सिस्टम के ऊपर, इस देश के तंत्र के ऊपर, सरकार के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर, डॉक्टर्स के ऊपर, साइंटिस्ट के ऊपर एक अविश्वास पैदा हो जाए। तो ये उनका इंटेंशन है। और एक तरफ सरकार, जो सरकारें अच्छा काम कर रही हैं उनकी तारीफ भी होनी चाहिए। दरअसल दिक्कत क्या है कि इस तरह की महामारी आ जाएगी ये किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया और उस वजह से व्यवस्था का जो
कह सकते हैं वो लचर हो गई, एक्सपोज हो गया सब कुछ। तो इसमें हर भारतीय का ये एक कर्तव्य है कि जहां सरकार अपना कर्तव्य निभाने में फेल कर जा रही है, ना कि वो करना नहीं चाहती है, तो हर व्यक्ति जो कोई भी जहां कहीं भी मदद कर सकता है उसे सामने आकर के एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, ना कि झूठी अफवाहें फैलाकर ट्वीट करके सोशल मीडिया में आप लोगों को एक मेंटल टॉर्चर करें। अब बात चुनाव की। पश्चिम बंगाल में 26 अप्रैल को 7वें चरण का मतदान है। इस चरण में कुल 5 जिलों में 36 निर्वाचन क्षेत्रों पर मतदान होगा। ये 5 जिले दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, कोलकाता और पश्चिम बर्धमान हैं। इन जिलों में मुस्लिमों की आबादी लगभग 40% है। साल 2016 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 14 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस ने 12, सीपीएम ने 8 और क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी ने 2 सीटें जीती थी। बीजेपी कोई भी सीट जीतने में नाकाम रही थी। इसी बीच ये खबर आई कि खड़दा से टीएमसी की उम्मीदवार काजल सिन्हा की कोविड संक्रमण से आज मौत हो गई। डॉक्टर साहब, 7वें चरण का जो चुनाव होने वाला है वो ममता बनर्जी के लिए कितना अहम साबित होगा? देखिए, पिछली बार जो चुनाव हुए थे, जैसे कि आपने आंकड़े बताए कि भाई 34 सीटें हैं, जिसमें सिर्फ 14 जीत सकी थी ममता बनर्जी। मतलब ये लगातार कैपिटल टीवी में हम इस बात को कहते आ रहे हैं कि ये वो इलाका है, मुर्शिदाबाद, मालदा, दिनाजपुर, जहां मुसलमानों की संख्या 50% से ज़्यादा है। कि चूँकि इसमें बर्दवान और कलकत्ता का भी सीट आ गया है, इसलिए आपने कहा कि भाई कि टोटल 40% से ज़्यादा है, लेकिन ये 3 जिलों में काफ़ी ज़्यादा संख्या में मुसलमान हैं। और वहाँ पे सिर्फ 14 सीटें टीएमसी के पास, भारतीय जनता पार्टी को पिछले बार 0 और 22 सीटें ये उस गठबंधन को जा रहा है जो पिछली बार तो अलग अलग लड़े थे, इस बार गठबंधन में लड़ रहे हैं। मतलब कांग्रेस और वाम मोर्चा, साथ में उनके जुड़ जाता है फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी। अब ये जो गठबंधन जो बन रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे टक्कर सीधे सीधी ममता बनर्जी और इस वाम मोर्चा, कांग्रेस और अब्बास सिद्दीकी की पार्टी से है। पिछली बार इस गठबंधन को ज़्यादा सीटें आई थी, लगभग डबल के आसपास 14 और 22। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कहाँ पे है? अब सवाल ये है कि इस 5 सालों में क्या बदलाव आया है? बदलाव ये आया है कि भारतीय जनता पार्टी इन जगहों पे काफ़ी मजबूत स्थिति में आ गई है। जिन इलाकों में मुसलमानों की संख्या 50% से ज़्यादा है, इन जगहों पे भी भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में चुनाव जीते हैं, मतलब सांसद के पोस्ट को भी जीता है। अब ममता बनर्जी के लिए ये डू एंड डाई का सिचुएशन है। अगर पूरी तरीके से मुस्लिम वोट टीएमसी को कन्वर्ट नहीं होता है, ममता बनर्जी कहीं की नहीं रहेगी। ममता बनर्जी की सीटें 50-60 से ज़्यादा क्रॉस नहीं करेंगी पूरे बंगाल के चुनाव में। और अगर ये जो फुरफुरा शरीफ टीएम और कांग्रेस और वाम मोर्चा मुसलमानों को या अपने वोट बैंक को रिटेन नहीं कर पाता है, तो ममता बनर्जी के लिए ये जगह, ये फेज़ काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। और अगर ये मसला ट्रायंगुलर फाइट का है तो यकीन मानिए कि इन जो 34 सीटों में भारतीय जनता पार्टी जो पिछले बार एक भी सीट नहीं पाई थी, इस बार 12 से 15 सीटें जीत पाएंगी। जी डॉक्टर साहब, आज की आखिरी खबर है अमेरिका के यू टर्न की। भारत में इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर से सभी परेशान हैं। कल खबर आई थी कि अमेरिका ने भारत में वैक्सीन बनाने के लिए रॉ मटेरियल देने से मना कर दिया है, लेकिन आज अमेरिका की नीति में बदलाव आया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि महामारी द्वारा पैदा हुई विकराल स्थिति में अमेरिका भारत के साथ खड़ा हुआ है। हम भारतीय सरकार के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं और भारत के हेल्थ वर्कर को अतिरिक्त सहायता प्रदान करेंगे। अमेरिका से पहले यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी देश भारत के संकट में सहयोग देने की बात कह चुके हैं। डॉक्टर साहब, अमेरिका ने एक दिन में ही अपनी नीति बदल दी, यू टर्न ले लिया, ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? देखिए, बाइडेन साहब की उम्र बहुत ज़्यादा है। जब वो एक्टिव हुआ होते होंगे तो उनको लगता होगा कि वो भारत वही है जो उन्होंने सोचा था। लेकिन पिछले 5-6 सालों में भारत तो बहुत बदल गया है। हुआ ये कि वहाँ तो इन्होंने घोषणा कर दी, जैसे ही घोषणा हुआ कि भाई हम जो वैक्सीन के लिए रॉ मटेरियल है वो हम नहीं देंगे,
तो कई सारे देश सामने आ गए। जर्मनी आ गया, फ्रांस आ गया, ब्रिटेन आ गया, इवन चाइना ने भी मदद की पेशकश कर दी कि भाई आपको जो चाहिए वो ले लो। अब ऐसे मौके में जब भारत एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ है तो बाइडेन सरकार तो लगा कि भाई अगर आप मदद नहीं करेंगे तो आप बहुत बड़ी चूक कर देंगे। एक तो भारतीय जिन लोगों ने वोट दिए थे बाइडेन को, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जो वहाँ अमेरिका में रहते हैं 70% के आसपास या उससे ज़्यादा भारतीयों ने जो बाइडेन को वोट दिया था। कमला हैरिस ऐसे ही वाइस प्रेसिडेंट वहाँ पे नहीं बनी है, खैर वो बात अलग है। लेकिन जैसे ही जब वहाँ पे रिथिंकिंग की जो प्रोसेस शुरू हुई कि अगर आप भारत को इस मौके पे मदद आप नहीं करते हैं तो वहाँ एक दूसरी दिमाग वाला शख्स प्रधानमंत्री बना हुआ है, वो आपको फिर उस तरह की चीज़ें आप उनसे एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि जैसे कि पिछली सरकारों में जिस तरह से पहले के प्रधानमंत्रियों के ऊपर अमेरिका दबाव देकर के अपनी नीतियाँ वो लागू करवा पाता था, तो वो इस सरकार के इस डिस्पेंसन में तो नहीं हो पाएगा। और वहाँ पे एक तो विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और दूसरी तरफ जो दुनिया भर में से जो मदद भारत को पेशकश की गई उससे अमेरिकन थिंक टैंक को भी समझ में आ गया कि ये एक ब्रेकिंग पॉइंट आ सकता है भारत और अमेरिका के रिश्तों के बीच में, और अमेरिका फिलहाल इसे अफोर्ड नहीं कर सकता है। पूरी दुनिया की नज़र भारत के सबसे बड़े मिडिल क्लास के मार्केट के ऊपर है। हिंदुस्तान से दुश्मनी दुनिया का कोई भी मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। दुश्मनी करना तो दूर, अफोर्ड करना भी बड़ा मुश्किल पड़ सकता है, क्योंकि आखिरकार इस दुनिया के जो इकोनॉमिक जो व्यवस्था है उसमें तो मार्केट हर किसी को चाहिए, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो चाइना हो या फिर अमेरिका हो। और इसलिए ये जो यू टर्न हुआ है वो भारत की बढ़ती हुई शक्ति का एक प्रतीक है। जी डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सटीक और बेहतरीन जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। अपने कमेंट्स भी दीजिए। नमस्कार।